नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 12 के बारे में। इससे पहले हम आपको 11 क्लासें दे चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे दी गई है। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी तो अभी जाइएगा, वे क्लासें जरूर देखिएगा। इसी के साथ में जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले जिन्होंने भी अभी तक राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज को नहीं देखा तो देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको बना के दे दी गई है। राजस्थान का बजट, राजस्थान की वन रिपोर्ट और स्टैटिक जीके की क्लास तो आपको रोजाना मिल ही रही है। इसी के साथ में एक सीरीज जो और खत्म कर चुके हैं योजनाओं की, वो भी जाके आप जरूर देखिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं और आज की क्लास से ही हम योजनाओं के प्रश्न भी बहुत सारे लेके आ रहे हैं। तो लगातार ये प्रश्न आएंगे और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 को देखिएगा, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 6 वार्षिक योजनाएं या 12 पंचवर्षीय योजना और 3 वार्षिक योजना, 12 पंचवर्षीय योजना, 1 वार्षिक योजना या 12 पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा 1951 से लेकर अब तक राजस्थान के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं व 6 वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, 7वीं योजना का प्रमुख नारा था। तो बताइए जी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? तो देखिएगा, पहली बात ये आई कब? तो 1985 से 1990 के मध्य में आई। और इसने किस पर जोर दिया? तो याद रखिएगा, सामाजिक सेवा पर जोर दिया। किस पर? तो सामाजिक सेवा पर जोर दिया। मरुस्थलीकरण रोकने पर जोर दिया। याद रखिएगा ये वाली बात, मरुस्थलीकरण रोकने पर जोर दिया। कृषि पर जोर दिया और ऊर्जा के स्रोत पर भी क्या किया? जोर दिया। परंतु विकास की अंदर बात की, किस किस चीजों का इनमें विकास हुआ? तो सर्वाधिक विकास हुआ। अगर ऊर्जा पर जोर देगी तो विद्युत का विकास हुआ। वही कृषि का जोर दिया तो सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ। वही अगर इन सब चीजों पे, सामाजिक सेवाओं पे दिया तो उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ। और इसका नारा क्या था? मुख्य बात ही वही है। इसका नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। तो आपको पता लग ही गया होगा क्या था नारा? भोजन, काम और उत्पादकता। तो 1 नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है, भोजन, काम और उत्पादकता। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना का समर्थन किया? तो बताइए जी, किसने किया इस योजना का? पहली बात, ये योजना शुरू कब होती है? तो 1998 के अंदर। और जब अभी बात करें इसका संबंध क्या था, तो तीसरा चरण इसका आया था। कब से कब तक? तो नवंबर 2015 से लेकर सितंबर 2020 तक। और इसके अंदर किसने सहयोग किया? तो याद रखिएगा, इसके अंदर सहयोग किया था एडीबी ने। और एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड नहीं, विश्व बैंक भी नहीं। 4 नंबर ऑप्शन एशियाई विकास बैंक। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही और टिक होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। पहली बात तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये शहर के सभी निकायों में शुरू की गई योजना है। और इस योजना के अंदर क्या इसका नारा रखा गया कि कोई भी भूखा ना सोए? क्या रखा गया? तो ये पूछा जा सकता है, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये किसके अंदर रखा गया? इंदिरा रसोई योजना के अंदर रखा गया। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 20 अगस्त से। कब? 20 अगस्त 2020 से। तो देखिएगा 1 नंबर ऑप्शन 20 अगस्त 2020 बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही और
एकदम परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। तो बताइए जी, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न इन दिनों एग्जाम में बन रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्था के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। दूसरा, एससी और एसटी वर्ग के गरीबी का उन्मूलन करना। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। ग्रामीण महिलाओं को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्रदान करना। तो देखिएगा, ये जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि गरीबों के सतत सामुदायिक संस्था के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यही इस योजना का उद्देश्य है, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थाओं के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राजस्थान में युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है। तो देखिए, पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, राजस्थान में ये युवा संबल योजना आई कब? तो 1 फरवरी 2019 को आती है। किसके लिए? जो बेरोजगार युवा होते हैं उनकी आयु अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए, मूल निवासी होने चाहिए, राजस्थान के परिवार की आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। उनको कितनी 2 साल तक, कितना 2 साल तक उनको भत्ता दिया जाएगा, या उनको अगर नौकरी मिल जाती है तो यह भत्ता बंद कर दिया जाएगा। पहले इसके अंदर मिलते थे 3000 पुरुष को और 3500 रुपए महिला और ट्रांसजेंडर को। पर हुआ कुछ इस प्रकार, 2021-22 के बजट में और 1 जनवरी 2022 से कह सकते हो इसके अंदर 1000 रुपए बढ़ा दिए गए और एक कंडीशन रख दी गई कि आपको 3 माह तक, कितने 3 माह तक प्रतिदिन 4 घंटे किसी भी राजकीय विभाग के अंदर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। किस योजना में? युवा संबल योजना के अंदर। और अब इसके अंदर कितना भत्ता मिलेगा ये कंडीशन पूरी करने के बाद? तो 4000 रुपए तो पुरुष को और 4500 रुपए महिला व ट्रांसजेंडर को। तो देखिए 5 वर्ष तक या रोजगार मिलने तक नहीं, 4 वर्ष तक या रोजगार मिलने तक ये भी नहीं, 3 वर्ष या रोजगार मिलने तक ये भी नहीं, 2 वर्ष और रोजगार मिलने पर बिल्कुल 2 वर्ष तक और रोजगार मिलने पर ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 में। पश्चिम राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम किसके द्वारा समर्पित है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, या कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा। पहली बात तो ये जो पश्चिम राजस्थान में जो ये है हमारी, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं एमपावर के नाम से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका मतलब पश्चिम राजस्थान के लिए, जो पश्चिम राजस्थान में निर्धनता निवारण का ये प्रोजेक्ट है। क्या? पश्चिम राजस्थान में निर्धनता निवारण का प्रोजेक्ट है। और इसकी अवधि बात करें तो दिसंबर 2008 से दिसंबर 2016 तक है। और इसके अंदर वित्त पोषित कौन कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और हमारा रतन टाटा ट्रस्ट जो इसके अंदर वित्त पोषित कर रहा है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल यही इसके अंदर वित्त पोषित कर रहा है। इसके कार्य क्या क्या होगा? तो आजीविका, किसकी? परिवार समूह की आजीविका में सुधार करना, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करना और जो भौतिक और वित्तीय बाजार को उनके पास पहुंचाकर, ग्रामीणों के पास पहुंचाकर गरीबी को उन्मूलन करना। तो ये सारे कार्य किसकी बात कर रहे हैं हम? पश्चिम राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए एम पावर जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसके अंदर बात कर रहे हैं। और इसी के साथ में याद रखिएगा, ये राजस्थान के 6 जिलों के 6 ब्लॉक के अंदर कार्य कर रहे हैं। कितने? 6 जिलों के 6 ब्लॉक के अंदर ये कार्य किया जा रहा है। तो पहला याद रखिएगा, बाप कहां पे? जोधपुर में। सीधा पूछा जाएगा कि किस में नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा बाप जोधपुर में। दूसरा याद रखिएगा सांकड़ा कहां? जैसलमेर के अंदर। तीसरे के लिए याद रखिएगा आप सांचौर जालोर। कौन सा? सांचौर जालोर याद रखिएगा। वही बात करें चौथे की तो बायतू
और बैतू कहां पे है, बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में याद रखिएगा बाली, बाली कहां, पाली। और एक और याद रखिएगा आबू रोड, कौन सा, आबू रोड। और आबू रोड आपको पता ही है कहां पे है, सिरोही के अंदर है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 2020 में अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहायता से आरंभ की गई? तो बताइए किसके वित्तीय सहायता से आरंभ की गई? तो पहली बात ये अटल भूजल योजना आई कब? तो 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 2020 को। कितने वर्ष की योजना? 5 वर्ष की योजना। कब तक चलेगी? 2024-25 तक चलेगी। कितने राज्यों में चलेगी? तो 7 राज्यों में चलेगी। 7 राज्य कौन कौन से? तो एक याद रखिएगा हरियाणा, दूसरा याद रखिएगा आप राजस्थान को याद रखिएगा, और तीसरे की बात करें तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब किसकी? महाराष्ट्र की। चौथे की बात करें तो कर्नाटक की बात करेंगे। 5वें के अंदर याद रखिएगा गुजरात। 6ठे के अंदर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और वही 7वां हमारा मध्य प्रदेश बात करेंगे। और कुल लागत कितनी इसकी? तो 6000 करोड़ की है। और इसके अंदर राजस्थान की कितनी लागत? तो 1189.65 करोड़ की। वहीं इसका कार्य क्या? तो गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना और समुदाय के व्यवहार में पानी के लिए संवेदनशीलता को जागरूक करना। और इसके अंदर अब बात कर लेते हैं वित्त पोषण की। तो इसके अंदर भारत सरकार है एक तो, और भारत सरकार के साथ में है विश्व बैंक, और दोनों का 50-50% का क्या है, हिस्सा है। याद रखिएगा पेपर में सीधा प्रश्न यहां से बनेगा। तो देखिए वित्तीय सहायता कौन करेगा? विश्व बैंक। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। और याद रख लीजिएगा राजस्थान के 17 जिलों में, कितने? 17 जिलों में 38 पंचायत समितियों में और 1144 ग्राम पंचायतों में ये संचालित कर रही अपना कार्य। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। नरेगा योजना प्रारंभ में राजस्थान के कितने जिलों में लागू की गई? तो याद रखिएगा नरेगा एक्ट कब आता है? एक्ट की बात करें तो 2005 में, और योजना कब आई? इसी एक्ट के थ्रू 2006 में। तो तारीख याद रखनी है तो तारीख भी रख सकते हो, 2 फरवरी 2006। और राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से? तो माकड़ा देव। और ये माकड़ा देव ग्राम है कहां पे? तो जाडोल। और ये जाडोल कहां पे है? तो उदयपुर के अंदर है। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। प्रारंभ में कितने जिले? तो एक तो आपको पता लग गया, सबसे पहले कहां पे? उदयपुर में। उसके बाद में देखिएगा कहां? बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। फिर आप बात कर लीजिएगा झालावाड़ की बात कर लीजिएगा। झालावाड़ के बाद आप बात कर लीजिएगा सिरोही की बात कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं करौली की। किसकी? करौली की। और इसके साथ में अगली बात करते हैं डूंगरपुर की। तो ये 2 फरवरी 2006 से जब चालू हुई योजना तो ये 6 जिलों के अंदर शुरू हुई थी। उसके बाद में दूसरा चरण इसका आता है, सेकंड चरण, उसमें भी 6 जिलों के अंदर होती है ये योजना। कब? 1 अप्रैल 2007 को। और वो 6 जिले कौन कौन से? तो एक तो टोंक, एक सवाई माधोपुर, एक हमारा चित्तौड़गढ़, पूछा जा सकता है ये वाला, एक बाड़मेर की बात करते हैं, जालोर की बात भी कर रहे हैं, और जैसलमेर। उसके बाद में तीसरा चरण आता है इसका 1 अप्रैल को ही, और वो आता है 2008 को, और पूरे राजस्थान में लागू कर दी जाती है। तो नरेगा योजना प्रारंभ में राजस्थान के कितने जिलों में? तो ये रहे वो 6 जिले। तो याद रखिएगा 8 नहीं, 9 भी नहीं, 6 बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, कि कहा गया है मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित होगा। तो बताइए कैसे होगा? कैसे? इसके अंदर यह बताना है कि पहले क्या करना है, बाद में कौन सा कार्य करना है। तो पहले किस कार्य को प्राथमिकता देनी है। तो आपको कैसे याद करोगे? तो देखिएगा सबसे पहले आप बात करोगे किसकी? जल संरक्षण की बात करोगे। जब जल संरक्षण हो जाएगा तो आप सूखे पे बात करोगे। किस पे? सूखा पे बात करोगे। सूखा रोधी जो है क्षेत्र, क्योंकि जल का संरक्षण होगा जब भी वो सूखा क्षेत्र हटेगा, और आप वन रोपण वृक्षोपण भी कर पाओगे। जब ये कार्य कर लोगे तब आप जाके सोचोगे सिंचाई के बारे में। अब आपने जल
का संरक्षण कर लिया, संचय कर लिया। फिर सूखा कार्य जो सूखारोधी क्षेत्र है उसको भी आपने ठीक किया, वन रोपण किए, वृक्षोपण किए। फिर आपने क्या किया, सिंचाई के कार्य शुरू किए। उसके बाद में आप याद रखोगे क्या, ग्रह की बात करोगे, घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसकी, घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, भूमि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप सोचोगे कि भाई अब घर भी मिल गया, सूखा भी नहीं है, सिंचाई भी है, जल भी है, तो अब कुछ तालाब तुलूब और बनाए जाए। तो फिर आप क्या करोगे, तालाबों का क्या करोगे, शुद्धिकरण करोगे या तालाब बनाओगे। तो कब बनाओगे, पांचवा आपकी प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा, कहते हैं पहले अपना विकास फिर सबका विकास। फिर क्या करोगे आप, भूमि पर भूमि का विकास भी करोगे। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। पूरी बात समझ में आई। पहले क्या, जल संरक्षण व जल संचय। फिर क्या, सूखे को आप प्रभावित करोगे, सूखा जो है उसको वन करोगे, वहां पे वृक्षारोपण करोगे, फिर सिंचाई करोगे, फिर गृह की व्यवस्था, फिर तालाब, फिर भूमि। पूरी बात क्रम से याद रखिएगा। तो अब देखते हैं, यही पहला कहता है जल संरक्षण और जल संचय। बिल्कुल पहला काम तो हम यही करेंगे। तो देखो पहले 1 नंबर ऑप्शन वाले रखो सारे जी, रख लिए जी, सारे के सारे रख लिए। भूमि विकास, भूमि का विकास तो हमने सबसे ज्यादा सोचा कब, 6 नंबर पर जाके। ये देखो लास्ट में सोचा ना 6 नंबर पर भूमि विकास में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो 3 नंबर कहता है पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण। तो देखो तालाब को कितने नंबर पे बताया, तो इसको करो 5 नंबर। उसके बाद देखो सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वन रोपण और वृक्ष रोपण, इसको कितने नंबर पे बताया, 2 नंबर पे। तो देखिएगा इसको कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। उसके बाद देखो अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भूमि के सुधार हिताधिकारियों की भूमि या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई पर सुविधा का उपबंध। बिल्कुल हमने अभी किसकी बात की थी, तो ग्रह की बात की थी। कितने नंबर पे, तो इसको रखिएगा आप 4 नंबर पे। फिर देखिएगा सिंचाई को कितने नंबर पे रखा, सिंचाई नहरें जिसके अंतर्गत सूक्ष्म व लघु सिंचाई सक्रम, तो इसको कितने नंबर पे रखेंगे अपने, तो याद रखिएगा इसको सिंचाई को रख रहे हैं हम 3 नंबर पे। तो अब हमारा क्रम क्या बनेगा, 1 नंबर पे तो हमारा 1 नंबर आएगा, 2 नंबर पे हमारा 4 नंबर आएगा, 3 नंबर पे हमारा 6 नंबर आएगा, 4 नंबर पे देखो हमारा कौन सा आएगा, 5 नंबर आएगा। वहीं 6 नंबर पे हमारा 5 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा, और 6 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा। ये वाला क्रम होगा प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा का। तो बताइए 1 नंबर, बिल्कुल जी 1 नंबर सभी में है। उसके बाद 4 रखिए, तो 1 ऑप्शन काट दो, 2 रखिए, 3 को काट दो, बिल्कुल जी 4 रखा। फिर 6 को रखिए, तो 4 नंबर ऑप्शन काट दो, 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही, आहड़, बेराट, गिल्लुंड या बागोर। तो याद रखिएगा इन सभी का संबंध किससे था, तो बेराट से था। बेराट का ही प्राचीन नाम क्या था, विराट नगर। क्या था, विराट नगर। और ये किसकी राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की। किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और अब बात करते हैं पहली बार इसका उत्खनन किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। और कब किया, 1936-37 में। सेकंड बार इसका उत्खनन किसने किया, तो नीलरतन बनर्जी ने किया और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। तो ये वाली बात भी आपने याद रखनी है। और कब किया ये वाली याद रखिएगा, 1962-63 में। तो किससे संबंध है इन सभी का, तो आहड़ से नहीं, बैराट से। बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। गिलूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है, बनास, कोठारी, खारी या कांतली। तो याद रखिए गिलूंड किस नदी के किनारे पे है, बनास नदी के किनारे पे है। और है कहां पे, तो राजसमंद के अंदर है। और इसका उत्खनन कब होता है, 1957 से 1958 के मध्य में। किन्होंने किया, तो बीवी लाल ने किया। तो ये वाली बात याद रखिएगा किसके बारे में, गिलूंड सभ्यता के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से
कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिषी, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषा में प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया था। तो बताइए कौन सा वो था जो सबसे ज्यादा इतना बड़ा विद्वान था। तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो वो कौन था? जोता, बिलादित्य, कक या बाउका। तो कौन था? ये बाउका, बाउका नहीं बाउक। तो कौन था वो? कक थे वे जिन्हें तर्कशास्त्र, ज्योतिषी, कला, काव्य रचना, भाषाओं का बहुत ज्यादा ज्ञान था, बहुत बड़े विद्वान थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में डेस नामक चौहान राजा ने बसाया था। किसने बसाया था सांबर को या शाकंभरी को? तो याद रखिएगा एक ही राजा का नाम आता है, उनका नाम है वासुदेव चौहान। कौन से चौहान? वासुदेव चौहान। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं वही प्रश्न नंबर 15 की। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु या इन्हीं को ही कहते थे कवि बांधव। क्या कहते थे? कवि बांधव भी कहते थे। हम किन की बात कर रहे हैं? क्या धारावर्ष की बात करें, विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, या कुंभा की बात करें, या सांगा की? तो याद रखेगा कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ और इन्हीं को कहते थे बिसल देव। और इन्होंने एक नाटक की रचना की थी, उसका नाम था हरिकेली। कौन सा नाटक? हरिकेली। और इन्हीं के दरबार में एक वो बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था सोमदेव। क्या था? सोमदेव। और इनके दरबारी कवि भी थे। इन्होंने लिखा ललित विग्रहराज। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ललित विग्रहराज किनके द्वारा रचित है? तो सोमदेव के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इल्तुतमिश के ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरी है केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो अजमेर, सांबर, मंडोर या बयाना। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश थे गुलाम वंश के और इनसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो थे किसके? जो किसके साथ यहां भारत में आए? तो मोहम्मद गोरी के साथ में। और मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान के साथ में। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1191 1192 के मध्य के अंदर। उसके बाद से लेकर ये जो हमारा अजमेर था ये गुलाम वंश के अधीन था काफी लंबे समय तक। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी ये अजमेर अधीन था और उसके बाद में इल्तुतमिश के समय भी अजमेर अधीन था। किसका? इल्तुतमिश का। तो अब किसकी बात कर रहे हैं? अजमेर की। अजमेर किसके? दिल्ली सल्तनत के अधीन था। कब? इल्तुतमिश के समय में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। नैणसी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 24, 26, 42 या 20? याद रखिएगा नैणसी ख्यात किसकी? मुहनोत नैणसी की। किसकी बात हो रही है? मुहनोत नैणसी की बात हो रही है। इनके अनुसार 24 शाखा थी किसकी? गुहिलों की। और श्यामल दास का आपने नाम सुना होगा। और इनके द्वारा इन कितनी थी? तो इन्होंने कहा 36 शाखाएं थे किसकी? गुहिल वंश की। तो आप किसकी बात करें? नैणसी ख्यात मुहनोत नैणसी की। तो इनके द्वारा कितनी? 24 शाखाएं थी। प्रश्न नंबर 18 की अब बात करते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के, महिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के? तो याद रखिएगा महामारू शैली या नागर शैली की बात कर ली जाए। किसकी? नागर शैली की। तो इनका जो कालक्रम है राजस्थान में तो वो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और इसके अंदर किसकी? तब 8वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर कौन सा हमारा शासन कर रहे थे? कौन से राजपूत शासन कर रहे थे? तो उस समय थे हमारे गुर्जर प्रतिहार। कौन? गुर्जर प्रतिहार। और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि गुर्जर प्रतिहारों के कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के काल का है, कौन सा नहीं है। तो आज वो वाला डाउट भी आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिएगा हम बात कर लेते हैं अब किसकी? गुर्जर प्रतिहार के बारे के अंदर। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार के बात करें, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के बारे में जिनका कालक्रम क्या था? 700 से 1000 ईस्वी के मध्य। पहली बात करते हैं किराडू का सोमेश्वर मंदिर। कहां पे? बाड़मेर का।
किसकी बात हो रही है? गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर की बात हो रही है। दूसरा हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में, कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, वहीं ओशिया का सच्चिका माता का मंदिर और सूर्य मंदिर कहां पे? जोधपुर में। गोठ मांगलोद का दधी माता का मंदिर कहां? नागौर में। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में, और अहुआ का कामेश्वर और महादेव का मंदिर और सुगाली माता का मंदिर कहां पे? अहुआ के अंदर। ये वाले पूरे मंदिर किस काल के हैं? तो गुज्जर प्रतिहार काल के ये मंदिर हैं। तो याद रखिएगा इन मंदिरों के बारे में, बहुत बार एग्जाम में सीधा प्रश्न यहां से बनता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। कहता है कि चोखो लाव किसकी बात कर रहे हैं? चोखो लाव की बात कर रहे हैं। चोखो लाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताओ जी, चोखो लाव कहां पे है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या रणथंभौर के अंदर कहां पे है चोखो लाव महल? तो याद रखिएगा चोखो लाव महल कहां पे? जोधपुर के अंदर है। और यहीं पे हैं और बहुत सारे महल, फूल महल, मोती महल, ख्वाब महल, ये वाले भी कहां पे? ख्वाब महल कहां पे? जोधपुर में। उसके बाद किस महल की बात होगी? फतेह महल, उसके बाद बिचला महल। और अब थोड़ी सी और बात करते हैं, सिलह खाना, ये कहां पे? भी जोधपुर में। दौलत खाना, ये कहां पे? जोधपुर में। उसके बाद में हम बात करते हैं तखत विलास की बात करें तो ये कहां पे? जोधपुर में भी। मान विलास की बात करें तो ये भी कहां? जोधपुर के अंदर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। नीचे कुछ छत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बिल्कुल कुंभलगढ़ के अंदर है, एकदम सही। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, एकदम सही। 80 खंभों की छतरी बूंदी नहीं, 80 खंभों की छतरी बूंदी नहीं, अलवर के अंदर होगी। और निर्माण किसने करवाया? तो विनय सिंह ने करवाया। और किस छतरी को दूसरा नाम क्या है? मुस्सी महारानी की छतरी। और मामा भांजा की छतरी जोधपुर, एकदम सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। 21 नंबर प्रश्न कहता है स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। उदयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर फालोदी, इनको सुमेलित करना है। पहली बात आप बताओ, उदयपुर की बात करते हैं तो क्या उदयपुर में नथमल की हवेली है? नहीं है। उदयपुर में बागौर की हवेली है? बिल्कुल, उदयपुर में बागौर की हवेली है, जिसका निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने करवाया। और यहां पे क्या है? पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र भी है। कहां पे? उदयपुर की बागौर की हवेली में। तो ए में 2 वाले रखो, बाकी काट दो। 1 नंबर काट दो, 2 रखो, 3 रखो, 4 को भी काट दीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसलमेर की और फिर जैसलमेर की। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? फलोदी की। तो फलोदी में देखो कौन सी है? नथमल की हवेली नहीं। लालचंद टड्डा की हवेली, बिल्कुल फलोदी के अंदर है लालचंद टड्डा की हवेली। डी के अंदर 3 वाले रखिए, बाकी काट दीजिए। बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन काट दो, 3 नंबर हमारा एकदम सही होगा। तो देख लीजिए, इसी के हिसाब से दूसरे मिला लीजिए, क्योंकि जैसलमेर 2 बार आ चुका था। कहीं कर लो, दोनों के दोनों जैसलमेर के अंदर ही आएंगे। तो अब बात करते हैं जैसलमेर के अंदर, तो सालिम सिंह की हवेली, इसी को ही कहते हैं मोती महल। क्या कहते हैं? मोती महल, जिसका निर्माण 1751 से लेकर 1778 के मध्य में हुआ था। और उसके बाद देख लेते हैं जैसलमेर में ही है नथमल की हवेली। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। कलीला दमना क्या है? ये क्या है कलीला दमना? तो याद रखिएगा, ये मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम हैं। क्या? कलीला व दमना। तो मेवाड़ शैली की कहानियों के पात्रों के 2 नाम, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही और परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। चावंड शैली किसकी बात हो रही है? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो पूछा है प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई? तो प्रताप के हुई। अगर पूछा जाए स्वर्ण काल, पूछा जाए किसकी का?
54 का, तो ये है अमर सिंह के काल में। और अमर सिंह कौन? प्रताप के पुत्र, 1597 से लेके 1620 के मध्य के अंदर। और यहाँ के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उनका नाम क्या था? नसीरुद्दीन। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो लगा लीजिए, सांगा को काट दीजिए, प्रताप को निशान लगा लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 17वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की या 19वीं शताब्दी की? तो याद रखिएगा, हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। नर्मदा का उत्पादन देश में होता है। पहली बात तो आपको बता दें, ये नर्मदा होता क्या है? दरी व गलीचे का बीच का विकल्प होता है क्या ये नर्मदा? और किससे तैयार होता है? तो भेड़ से तैयार होता है। और ये प्रसिद्ध कैसे हुआ? तो एक नबी नाम का, क्या? नबी नाम का व्यक्ति था जिसने अकबर के घोड़े के लिए क्या बनाया? वस्त्र बनाया। और उस वस्त्र से ही, इस जो वस्त्र बना उसी से इसका नाम पड़ गया क्या? नर्मदा पड़ गया। क्या पड़ गया? नर्मदा पड़ गया। और ये कहां की कला है वैसे? ये टर्की व ईरान की है। क्या? नर्मदा टर्की व ईरान की। और इस नर्मदा का उत्पादन कहां होता है? तो सर्वाधिक होता है टोंक के अंदर। कहां पे? टोंक के अंदर। और किस किस के बीच की बात बताई आपको? दरी व गलीचे की बीच की, इसके अंदर क्या बताया आपको? ये दरी व गलीचे के बीच का होता है। और दरी के लिए कौन सा गांव फेमस है? तो याद रखिएगा, दरी के लिए कौन सा गांव? लावण गांव। कहां पे है? दौसा के अंदर है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो कौन सा आर्टिकल होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 164? अनुच्छेद 164 तो कहता है मंत्रियों के बारे में। क्या? मंत्रियों के बारे में उपबंध कहता है। कौन सा? आर्टिकल 164। वहीं 153 कहता है कि राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। और इसी के अंदर एक याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक बात और आई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। और उसके बाद देखिएगा 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। वहीं 154 की बात करें तो 154 कहता है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में क्या होगी? निहित होगी। तो यह किसमें? अनुच्छेद 154 के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल सही। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये भी सही। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना नहीं। अनुच्छेद 155 तो किसकी बात करता है? नियुक्ति की बात करता है। वही बात करें अब प्रश्न नंबर 28 की। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन कीजिएगा? क्या करना है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करना है। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं? नहीं करते, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। बिल्कुल। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। बिल्कुल। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। बिल्कुल। बाकी तीनों सही है, परंतु 1 नंबर गलत है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 गलत, 1 2 4 नहीं, 2 3 4 बिल्कुल, 2 3 4 हमारे सही उत्तर होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। कहां से लिया गया? कनाडा से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड से? तो याद रखिएगा कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन? तो याद रखिएगा रघुकुल तिलक रहे थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के भी सदस्य। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। जिन जिलों में
जिलों के जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कोटा बारा झालावाड़ में, भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर में, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ या पाली में, और सिरोही उदयपुर और पाली में। जलोढ़ मिट्टी या दुम्मट मिट्टी ये कौन सी मिट्टी होती है? जो नदियों के द्वारा लाई गई बारीक मिट्टी, अधिक उपजाऊ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र एक तो जयपुर, वैसे मोस्टली इसका पूर्वी राजस्थान, एक कौन सा? जयपुर याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा भरतपुर को याद रखिएगा, अलवर को याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थान मोस्टली याद रखिएगा। और वैसे क्षेत्र में धौलपुर याद रखिएगा, कोटा को याद रखिएगा, बूंदी को याद रखिएगा। वही बात करते हैं हम किसकी? टोंक की बात करते हैं और सवाई माधोपुर की भी बात करते हैं। तो ये वाले आप याद रखिएगा। और इसके अंदर जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर चूना की मात्रा होती है, पोटाश की मात्रा होती है, जो फसल को अधिक उपजाऊ बनाती है। लोहे के कण भी पाए जाते हैं। तो देखो एक नंबर ऑप्शन कोटा बारा झालावाड़ नहीं, कोटा है पर बारा और झालावाड़ नहीं है। भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगली बात कर लेते हैं, क्या राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो इसको याद करना है, बिल्कुल आसान। एक ट्रिक याद रखिएगा, पी आप पुण्य माफ। क्या याद रखिएगा? पी तो आप पुण्य माफ। तो पी आप से याद क्या रखोगे? पी से याद क्या रखोगे? पिछोला झील। ये किसके अंदर आती है? हमारे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, मतलब इसका संरक्षण का कार्यक्रम कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। उसके बाद में आ से हम याद रखेंगे अन्ना सागर। किसकी बात कर रहे हैं? अन्ना सागर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पै को छोड़ दीजिए, पू से याद करेंगे पुष्कर को याद करेंगे, न से याद करेंगे नक्की झील को याद करेंगे। उसके बाद मैं से याद करेंगे मान सागर को। किसको? मान सागर को। और फै से याद करेंगे फतेह सागर को। इन झीलों का संरक्षण कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कर रहा है। तो अन्ना सागर बिल्कुल है जी, पिछोला भी है, फतेह सागर भी है, परंतु कोलायत नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबों मार्बल में से एक है, जो देश के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। कौन? उदयपुर सिटी पैलेस कहां पे है? दूधतलाई, पिछोला, फतेह सागर या रंग सागर? याद रखिएगा उदयपुर सिटी पैलेस कहां पे है? पिछोला झील के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी या भीलवाड़ा के अंदर है? कौन सा? लेवा तालाब। तो याद रखिएगा लेवा तालाब कहां पे है? बारा के अंदर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 पे बात करते हैं। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, किस किस की है? तो याद रखिएगा माही बजाज सागर किसकी है? राजस्थान प्लस गुजरात की। किसकी? राजस्थान प्लस गुजरात की। इसमें 45% हिस्सा राजस्थान का, 55% हिस्सा किसका? गुजरात का। और 100% विद्युत किसकी? गुजरात राजस्थान की होगी। और ये है राजस्थान में कहां पे? तो माही बजाज सागर बांध पे। और ये माही बजाज सागर बांध कहां पे है? तो बोरखेड़ा गांव। और बोरखेड़ा गांव कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। सर्वाधिक लाभान्वित गांव भी यही है। कौन सा? बांसवाड़ा। तो आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश व राजस्थान नहीं, गुजरात व राजस्थान। बिल्कुल 2 नंबर सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। कनक सागर है बाघ संरक्षित क्षेत्र, काष्ठ जीवावशेष पार्क, पक्षी अभ्यारण्य या कृष्ण मृग पार्क? तो याद रखिएगा कनक सागर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। वही 2-3 चीज और याद रखिएगा। सोरसन की बात करते हैं, सोरसन की बात करते हैं, कहां पे है? बारा के अंदर। किसके लिए है? गोडावन के लिए है। और बात कर लेते हैं किसके? यही एक और बात याद रखिएगा, सोखलिया। किसकी बात हो रही है? सोखलिया। ये भी किसके लिए? गोडावन के लिए। उसके बाद महला की बात करते हैं। महला कहां पे? जयपुर के अंदर है। और ये किसके लिए? पक्षियों के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पक्षियों के लिए। वही बात करते हैं संवत्सर की। और संवत्सर कहां और कोटसर कहां? ये दोनों के दोनों साथ याद रखिएगा, चूरू के अंदर है। और ये किसके लिए है? तो स्तनधारी जीव के लिए। कौन से? संवत्सर और कोटसर चूरू के अंदर स्तनधारी जीव के लिए। और एक और याद रखिएगा उज्जला।
किसकी बात हो रही है? उजला, जो कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है। और ये जैसलमेर के अंदर किसके लिए? तो चिंकारा के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? एक प्रश्न मक्का पूछा जाए तो याद रखिएगा सर्वाधिक कहां पे? तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर होता है। कहां पे? दक्षिणी राजस्थान, और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर यह पाया जाता है। और जिले पूछ लिया जाए तो राजसमंद को टिक मारिएगा, उसके बाद में किसको टिक मारिएगा? उदयपुर को टिक मारिएगा, फिर किसको टिक मारिएगा? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, इनको भी कीजिएगा। और इसी के साथ में चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। और मक्के के लिए जो मक्के की किस्म है उसको भी याद रखिएगा, कौन सी? माही कंचन, जिसको विकास किसने किया? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने किया। उसके बाद याद रखिएगा माही धवल, कौन सी? माही धवल। और नवजोत की बात करते हैं। और ये अभी प्रश्न क्या था? कौन सर्वाधिक किस क्षेत्र में? तो मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ या ढूंढाड़, आपको पता है दक्षिण के अंदर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? मेवाड़ का क्षेत्र पाया जाता है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। सुमेलित कीजिएगा गेहूं की किस्म, जो बाजरा और मक्का, इनकी किस्में दी गई है सामने, इससे इसको सम्मिलित करना है। मक्का अभी पढ़ के आए थे, तो देखो मक्का का कोई है यहाँ पे? बिल्कुल 1 नंबर पे मिलाइए मक्का को। क्या? माही कंचन, जिसका विकास किसने किया? बांसवाड़ा ने किया, बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान ने किया। और एक कौन सी? माही धवल भी याद रखिएगा, किसके लिए? मक्का के लिए। डी में 1 वाला रखो, बाकी काट दो। 1 को रखिए, 2 को काटो, 3 को काटो, 4 को भी काट दो। 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए कौन सी है? RHB 30। RHB 30 तो बाजरा की है, तो मिला दीजिए किसके साथ? बाजरा के लिए। और बाजरा की एक और याद रख लीजिएगा, कौन सी? RAJ 171, तो ये किसकी है? बाजरा की। उसके बाद जौ की बात करें तो जौ की है RD 2035। और इसी के साथ में याद रखिएगा कौन सी? ज्योति को और राज किरण को भी याद रख लीजिएगा। वहीं गेहूं की बात करें तो ये दीजिए 4 नंबर, राजस्थान 3077, 1482, सोना कल्याण, मैक्सिकन, ये सभी किसकी आती है? तो हमारे गेहूं के लिए जानी जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई थी, तो कब की गई थी? 1978, 1987, 2019 या 2001? तो याद रखिएगा 1978 में की गई थी। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? करौली है, भीलवाड़ा, जालोर या बांसवाड़ा? तो याद रखिएगा जालोर नहीं है। और इसी के साथ में यह था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। आपसे जल्द मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।